तो हम लोग आज क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ये एक रॉड है जिसका मास m लेंथ l है और इस रॉड को आप ऊपर से गिराए हैं। जब ये इस पेग पर गिरा है, इसको पेग कह रहे हैं। पेग का मतलब पेग रहे या नेल रहे या कांटी रहे, बात देखिए है। ऐसे एक कांटी होगा और ये रॉड है। इस रॉड को ऊपर से ऐसे छोड़े तो छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेगा और यहाँ पर इसे स्ट्राइक करेगा। इस पेग से जो स्ट्राइक किया है P पॉइंट पर, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ है। कॉलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी v0 था। ये भी दे सकता है कि h हाइट से गिरा तो वेलोसिटी v0 2gh अंडर रूट हो जाएगा। अभी वेलोसिटी दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि कॉलिजन के जस्ट बाद इस रॉड का वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन लिखिए। A uniform rod of length L with downward velocity v0 strike a peg P. Strike a peg P. Full stop. If coefficient of restitution is E, find velocity of rod just after impact. Find velocity of rod just after impact. चलो यहाँ देखो, टाइम ओवर। जिस समय कॉलिजन हो रहा है उस समय इसका एफपीडी बनाइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, नॉर्मल ऐसे लगेगा और mg ऐसे लगेगा। ये नॉर्मल जो है वो इम्पल्सिव फोर्स होगा और कॉलिजन के टाइम पर हम लोग केवल इम्पल्सिव फोर्स को कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते। तो ये दो फोर्स लगा, उसके कारण ये जो रॉड है, पहले से तो ये रॉड हॉरिजॉन्टल ऐसे गिर रहा था। गिरने के जस्ट बाद इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मान लेते हैं v और एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा, क्योंकि गिरने के बाद ये ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। और अगर रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट केवल हो रहा है नहीं पता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हमेशा होता है, चाहे वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो चाहे फ्री एक्सिस रोटेशन हो। सब केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप रोटेशन मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन मान सकते हैं। तो आपके पास वेरिएबल v और ओमेगा है, आपको v निकालना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया। अब बताओ कि इस रॉड को अगर सिस्टम माने तो बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डाउनवर्ड में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? हाँ, क्योंकि नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसके अबाउट तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स के कारण टॉर्क जीरो है और इसको तो कंसीडर करेंगे नहीं, इसके कारण टॉर्क तो बहुत कम होगा dt टाइम में। कॉलिजन से जस्ट पहले और कॉलिजन के जस्ट बाद इसके अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट t। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो कहोगे इनिशियल में तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v0 था कॉलिजन से पहले, तो एंगुलर मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो होगा क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा। अगर किसी बॉडी का ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है, एंगुलर मोमेंटम लिखना होता है, तो हम लोग दोनों के कारण एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? mv0 इंटू l/2, डायरेक्शन किधर? क्लॉकवाइज, प्लस अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? 0। दिस इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? mv/l/2। और अबाउट सेंटर ऑफ मास के लिए यहां का कोई जरूरत नहीं है, आपको यहां चले आना। तो इसके अबाउट रोटेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 1/12 ml² ओमेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
एक इक्वेशन ये हो गया, आपके पास दो वेरिएबल है v ओमेगा, दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का लिखिए, ये तो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, सब लोग लिख के दिखाओ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है रितेश? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस डायरेक्शन में? कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में। ये जो पॉइंट है जहां पर कॉलिजन हो रहा है, वहां पर एक लाइन ड्रॉ करो जो कॉमन नॉर्मल हो, दोनों पर नॉर्मल। ये जो रॉड है उस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा और रॉड इस पेग पर नॉर्मल नीचे लगाएगा, इसको कॉमन नॉर्मल कहेंगे। दो पॉइंट, एक पेग का पॉइंट P है, एक रॉड का पॉइंट A है सपोज, तो ये दोनों कॉलिजन के बाद सेपरेट होगा और कॉलिजन से पहले अप्रोच करेगा। हमेशा कॉलिजन में ऐसा ही होता है। तो सेपरेट कितने से करेगा? इस वाले रॉड के इस पॉइंट का वेलोसिटी कॉलिजन के बाद कितना है ये पता करिए। भैया कल से हम जितना क्वेश्चन कर रहे हैं सब में तो रॉड ही है। रॉड का इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा कॉलिजन के बाद? तो कहोगे कॉलिजन के बाद वेलोसिटी नीचे v एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसका वेलोसिटी इधर के तरफ होगा ओमेगा l/2 और नीचे के तरफ होगा v। तो नेट वेलोसिटी इसका इधर के तरफ कितना होगा? ओमेगा l/2 माइनस v। रॉड के पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा ओमेगा l/2 माइनस v, और पेग का जो पॉइंट है वो तो स्टेशनरी है, तो सेपरेट कितने से करेगा? ओमेगा l/2 माइनस v। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया, कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। और अप्रोच कितने से कर रहा है? तो रॉड ऐसे आ रहा था कॉलिजन से जस्ट पहले, इस पॉइंट का वेलोसिटी नीचे की तरफ v0 था, तो अप्रोच कितने से कर रहा था? v0 से। अब इस दोनों से ओमेगा को एलिमिनेट कर दीजिए और v का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको देखो सॉल्व कर लिए, इससे और इससे ओमेगा को एलिमिनेट कर दिए, तो आंसर आ गया v इज इक्वल टू, नीचे नहीं दिख रहा है तो लोग दिखाते हैं, आंसर आ गया v इज इक्वल टू v0 3 प्लस e/2। ये वेलोसिटी होगी। एक बार कैलकुलेशन जरा फिर से सुधार लीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा v इज इक्वल टू v0 3 माइनस e/4। ये आंसर। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है सो देखो, ये एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ 2a लिया गया है और इसका मास कैपिटल है। ये क्यूब सब साइड इक्वल है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो क्यूब है वो इस एज के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये ट्रांसलेट नहीं करेगा। ये इस D से जो एक्सिस पास कर रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन ये वाला दिख रहा है आपको, और D पॉइंट से एक्सिस जो पास कर रहा है वो ऐसा कोई एक्सिस होगा, उसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ऐसा कहा है। और ये एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है, इसका वेलोसिटी v से स्ट्राइक किया है इस हाइट पर 4a/3। तो जब ये बुलेट आकर के इस पर स्ट्राइक करेगा वेलोसिटी से, ये कॉलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक है। कंप्लीटली इनइलास्टिक का मतलब इसमें ये एम्बेडेड होकर के घुस जाएगा, और जब ये इसमें घुस जाएगा तो ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट करेगा कि ऐसे इमेजिन करो ना भाई, ये रॉड है, यहाँ पर आके बुलेट घुसा तो ये ऐसे रोटेट करवाएगा, ये रोटेट करेगा इस D एक्सिस के अबाउट। कंडीशन ये भी दिया है कि स्मॉल m बहुत कम है कैपिटल m के इसमें, बुलेट का मास कम है, कम क्वांटिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहता है तब छोड़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन में छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस v का मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे कि ये ब्लॉक जस्ट रोटेट कर जाए, ये ब्लॉक जस्ट रोटेट कर जाए। इमेजिन करके देखो कि अगर इस बुलेट का वेलोसिटी बहुत कम है तो ये थोड़ा सा ऐसे करके रोटेट होगा फिर गिर जाएगा, और थोड़ा ज्यादा करो तो यहां तक आएगा फिर गिर जाएगा। इतना होना चाहिए कि ये जस्ट रोटेट कर जाए, तो जस्ट रोटेट कर जाए मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आए, उसके बाद फिर अपने आप रोटेट कर जाए। तो इस v का मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे कि ये जस्ट रोटेट कर जाए। इसका लैंग्वेज लिख लीजिए, देखो अ सॉलिड क्यूब ऑफ वुड, a solid cube of wood of side 2a, mass capital M, is resting on horizontal surface
द क्यूब इज constrained to rotate about an axis passing through D and perpendicular to face ABCD. A bullet of mass small m, speed v, is shot at a height 4a by 3 as shown in figure. Full stop. The bullet becomes embedded in cube. Full stop. Find the minimum value of V required to topple the cube. सबसे पहले आप लोग इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालिए। क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साइड के अबाउट कितना होगा? अगर ये साइड जैसा है वैसा ही ये साइड वैसा ही, किसी भी एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कितना होगा पहले ये बताइए। इनर्शिया इस क्यूब का कितना होगा पहले ये समझ लेते हैं। सपोज ये क्यूब है, इसको क्यूब मानिए, ये लेंथ 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a। ये सब लेंथ कितना है? 2a। ये जो पूरा क्यूब है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना, इस एक्सिस के। आप क्या कह सकते हैं कि ये क्यूब बहुत सारे प्लेट के मिलने से बना है। प्लेट रेक्टेंगल स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट ये है, दूसरा स्क्वायर प्लेट ये है, तीसरा ये है, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा स्क्वायर प्लेट है। अगर हम केवल एक स्क्वायर प्लेट को कंसीडर करें जिसका थिकनेस बहुत कम है, जितना पेज है उस सबका थिकनेस बहुत कम है ना, तो ऐसा ही एक स्क्वायर प्लेट को केवल लें जिसका थिकनेस dx है। कितना है थिकनेस? तो यहाँ लिख देते हैं, देखो एक स्क्वायर प्लेट, ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका थिकनेस dx है। थिकनेस हम इधर दिखा रहे हैं, ये डायमेंशन है आपको दिख नहीं रहा है, केवल ये फेस दिख रहा है। इसका साइड लेंथ 2a है। तो स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है, उतना ही होता है जितना रॉड का होता है, याद है? इसके अबाउट कितना होता है स्क्वायर प्लेट का? 1/3। इसका मास सपोज dm, मास कितना? dm इंटू दिस लेंथ 2a का स्क्वायर। अगर ये एक प्लेट है स्क्वायर प्लेट, तो इस एक्सिस के अबाउट 1/3 ml स्क्वायर होता है, याद है कि उसको याद दिलाए? तो 1/3 इसका मास dm इंटू l स्क्वायर। और इसके अबाउट अगर पूछें तो इतना ही होगा। इसके अबाउट अगर पूछें, ये और ये दोनों का सम हो जाएगा इसके अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, तो इसके अबाउट हो जाएगा 1/3 + 1/3 2/3 dm इंटू 2a का स्क्वायर। एक जो प्लेट है जिसका विड्थ dx है, मास dm है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो ऐसा ही जो सब प्लेट यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो सबको हम इंटीग्रेट कर दें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब जितना भी प्लेट को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 और 2a स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, dm का इंटीग्रेशन कर देंगे तो m हो जाएगा। dm का इंटीग्रेशन, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/3 बाहर, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ये भी बाहर, और dm का इंटीग्रेशन टोटल मास m हो गया। 8/3 ma स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस क्यूब का या क्यूबॉइड का कहो, जिसका साइड लेंथ 2 है। कि ये बुलेट जब यहां पर आकर के स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद इसमें इंबेडेड हो गया, यहां पर आके घुस गया, घुस करके रुक गया, तो ये पूरा जो है ये मिल करके m+m हो गया टोटल मास। अब उसके बाद इसका क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा कि केवल रोटेशन होगा कि दोनों होगा? पहले तो ये सोचो, अगर ये ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करेगा तो दोनों मानिए, अगर केवल रोटेट करेगा तो ज्यादा अच्छा है। क्या होगा? कहो केवल रोटेट होगा। सर क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि ये d के अबाउट कंस्ट्रेंट टू रोटेट, ये एक्सिस है, ये यहाँ पर कांटी है जिससे ये हिंज्ड है, तो इसके अबाउट इसका केवल रोटेशन, तो ये केवल रोटेट करेगा इसके अबाउट।
तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज v के अबाउट मान ली। अब ये ओमेगा कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। करने क्या जा रहे हैं पूरा ये बता रहे हैं। ओमेगा इसका कैलकुलेट कर लिए। ओमेगा होने के कारण ये ऐसे रोटेट करेगा और ये ओमेगा इतना होना चाहिए जिससे कि अभी जो इस क्यूब का सेंटर ये है, इस क्यूब के सेंटर का इस एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। ये सपोज करो x है भाई, ये 2a है, ये 2a है, तो ये टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4 8a स्क्वायर का अंडर रूट 8a स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब 2√2a। ये टोटल हो गया यहां से यहां, तो आधा कितना हो जाएगा √2a। तो इस वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया √2a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब ये जब यहां से ऐसे रोटेट करेगा तो ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन है, ये लाइन जब वर्टिकल हो जाएगा, ये लाइन जब वर्टिकल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब का जो सेंटर है वो एक सर्कल में रोटेट करेगा जिसका रेडियस √2a होगा। और अगर ये वाला सेंटर यहां चला आया, इस वाले एक्सिस के जस्ट ऊपर चला आया, कितने वेलोसिटी से, विथ 0+ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी, तो ये जो सेंटर है, इसका सेंटर यहां चला है, मतलब इस पोजीशन पर जब ये क्यूब पहुंच गया तो उसका एंगुलर वेलोसिटी जस्ट 0 हो गया या 0+ हो गया। तब 0+ हो गया तो अपने आप ही आगे तो रोटेट कर जाएगा, फिर तो रोटेट करने की जरूरत नहीं। मतलब इतना ओमेगा इस समय जनरेट हो जाए शुरू में जिससे कि ये वाला पॉइंट यहां चला है विथ 0 वेलोसिटी, ठीक, वो ओमेगा के करस्पॉन्डिंग भी कितना होगा ये आपको निकालना। तो सबसे पहला स्टेप है ये ओमेगा निकालना। ओमेगा कैसे निकालें, कॉलिजन हो रहा है तो ओमेगा निकालना हो या वेलोसिटी निकालना हो, उसके लिए हम लोग टॉर्क इक्वेशन ही लिखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं, एनर्जी इक्वेशन हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाए, लीनियर या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाए, यही 4 इक्वेशन। क्या इस पूरे सिस्टम का इधर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन? कहोगे नहीं सर, ये हिंज है और ये हिंज इधर इंपल्सिव फोर्स लगाएगा तभी तो वो रोटेट कर रहे हैं, तो ट्रांसलेट नहीं कर जाता। तो ये इधर की तरफ मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में मत सोचिए, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये जो हिंज है, ये हिंज, इसके अबाउट इस पर टॉर्क लिखेंगे तब 0 होगा। इस दोनों को सिस्टम अगर मान ले तो ये इस पर और ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इंटरनल फोर्स हो गया। केवल एक्सटर्नल फोर्स ये हिंज ही लगाएगा और हिंज ही के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो पहला इक्वेशन लिखो, इसके अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट डी, किसका, इसका और इसका, दोनों को सिस्टम मानकर। यहां से आप ओमेगा कैलकुलेट करेंगे और ओमेगा सपोज निकल गया, तो ओमेगा निकल जाने के बाद फिर इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जब ये सेंटर ऑफ मास यहां चल जाए तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, क्योंकि कॉलिजन जब हो गया, एनर्जी जितना लॉस होना था हो गया, उसके बाद तो एनर्जी कंजर्व रहेगा जब ये रोटेट करेगा तब। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन पर एनर्जी कंजर्व करेगा। ये 2 इक्वेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन से ओमेगा निकाल लो और फिर इस पोजीशन और इस पोजीशन पर एनर्जी कंजर्व करके तब ही निकाल लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका लिखो, इसका तो केवल ट्रांसलेशन हो रहा है, तो मोमेंटम कितना होगा m इंटू वी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है 4a/3, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा। इसका तो शुरू में रेस्ट पर था 0 है, जब ये यहां करके स्ट्राइक करके स्टिक कर गया तब ये ओमेगा से घूमने लगा, तो एंगुलर मोमेंटम अब कितना होगा, केवल इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है तो आई ओमेगा, आई इस पूरे सिस्टम का, तो इसका आई तो तुम निकाल दिए हो कितना 8/3 कैपिटल M(a)² प्लस ये पॉइंट मास जो स्ट्राइक किया है उस पॉइंट मास का भी तो कुछ आई होगा, लेकिन उसका जो आई होगा वो नेग्लिजिबल होगा। ये m और ये डिस्टेंस सपोज यहां से यहां तक l है तो l का स्क्वायर, ये टोटल आई होगा, आई इंटू ओमेगा।
अब चूंकि ये m बहुत कम है तो ये क्वांटिटी इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको छोड़ देने के लिए कहा गया। यहां से ओमेगा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू mv4a/3। ये 3 और 3 को तो कैंसिल ही कर दें, नीचे हो जाएगा 8 कैपिटल M a स्क्वायर इंटू ओमेगा, 4 दूना 8। ओमेगा इज इक्वल टू mv/2 कैपिटल M a। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन लिखिए। जब ये कोलिजन करके यहाँ पर स्ट्राइक करके स्टिक कर गया, तो स्टिक करने के बाद इस पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, तो इस पूरे सिस्टम का एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ आई, तो आई केवल इसका लिखते हैं, वो तो नेग्लिजिबल है, तो आई हो गया 8/3 ma² ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया इसके अबाउट रोटेशन के कारण। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अगर एक्सिस हम इसी को मान लें तो ये वाला हाइट हो जाएगा, ये हाइट कितने के बराबर है? a, मतलब प्लस कैपिटल mg_a। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो स्मॉल mg इंटू 4a/3, तो स्मॉल m प्लस एडिशन में रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, तो टोटल एनर्जी हो गया। अब ये रोटेट होकर के यहां से यहां आया, तो इस पोजीशन पर एंगुलर वेलोसिटी तो इसका 0 है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया? 0। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो ये पॉइंट यहां चला है, तो कितना लिखेंगे? कैपिटल mg इंटू √2a। और इसका नहीं लिखे क्योंकि वो एडिशन में रहेगा, तो उसको छोड़ देंगे। अब इस ओमेगा का वैल्यू आप यहां रख दीजिए, ओमेगा का वैल्यू v के टर्म में वहां रख देंगे तो v आपका निकल जाएगा, वही मिनिमम v होगा, क्योंकि यही कंडीशन है कि टॉप मोस्ट इस पॉइंट पर पहुंच करके ओमेगा 0 हो जाएगा। देखो v कितना आएगा। पहले क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। ये एक स्फीयर है जिसका मास 1 kg है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और ये जो स्फीयर है इसका ये सेंटर हो गया, और ये जो लाइन AB लाइन है वो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, और यहां पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है, पॉइंट मास जिसका मास स्मॉल m हम लेट कर लिए। क्वेश्चन ये है कि ये स्फीयर को जब हम यहां पर रख देते हैं तो ये स्लिप या रोटेट नहीं करता, ये अपने पोजीशन पर रखा है। तो बताना है कि इस मास का वैल्यू क्या होगा। इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले, लिखिए। इसका लैंग्वेज है ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर is kept stationary on rough inclined plane by fixing a highly dense particle at B. Inclination of plane is 37 degree and AB is diameter of a sphere which is parallel to plane as shown in figure. Question का फर्स्ट पार्ट लिखिए। Find mass of particle fixed at B. Mass of particle fixed at B. और सेकंड पार्ट लिखिए। Minimum required coefficient of friction. Minimum coefficient of friction between a sphere and plane to keep a sphere in equilibrium. इतना टाइम नहीं देंगे, ध्यान देखो, ध्यान दो इधर। इसका वेट mg नीचे, इसका वेट स्मॉल mg भी नीचे, एफईडी बना रहे हैं। इस एक पॉइंट पर कांटेक्ट है नॉर्मल ऐसे, और यहां पर फ्रिक्शन ऐसे। ये स्फीयर प्लस पार्टिकल को सिस्टम ले तो इस पर इतना ही फोर्स लगेगा,
और कह रहा है कि ये ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा है, रोटेट भी नहीं कर रहा, ऐसा कहा है। तो इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखें, ये पॉइंट O है, O के अबाउट तो नेट टॉर्क 0 होगा, टॉर्क लिखो। नॉर्मल और फ्रिक्शन के कारण टॉर्क कितना हो गया, 0। इस mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसका तो इस डायरेक्शन में होगा और इसका कंपोनेंट ऐसे होगा, दिस इज स्मॉल mg cos थीटा। इसके अबाउट टॉर्क निकालिए इसके कारण, तो ये हो जाएगा mg प्लस mg साइन थीटा इंटू r। देखो इसके बाद टॉर्क निकाल लें, ये जो दोनों फोर्स है उसका इधर के तरफ कंपोनेंट, तो ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, और टॉर्क कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस mg का जो इधर कंपोनेंट है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसके कारण तो कोई टॉर्क नहीं होगा, इसके कारण होगा। इसके कारण कितना होगा, mg cos थीटा इंटू r। देखो ना, ये एक्सिस है, ये फोर्स है, तो ये डिस्टेंस वाली, ये जो mg है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और इसका जो दोनों इधर कंपोनेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। अब इसमें सब चीज पता है, कैपिटल M का वैल्यू 1 kg है, r तो कैंसिल ही हो गया, थीटा दिया हुआ है, g को कैंसिल कर दो, m का वैल्यू कितना है ये निकालना है, स्मॉल m बताइए कितना होगा, स्मॉल m का वैल्यू हो गया 3 kg। उसके बाद सेकंड पार्ट में लिखा है कि इसका मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आज तक कितना बार हम निकाल चुके, उसके लिए करना क्या है, फ्रिक्शन निकालना, ये फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, लेस देन इक्वल टू F मैक्स कर दो। ये बॉडी नाइदर ट्रांसलेटिंग रोटेटिंग, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इधर कॉम्पोनेंट mg प्लस mg साइन थीटा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg प्लस mg cos थीटा, फ्रिक्शन लेस देन F मैक्स, मतलब m प्लस m g साइन थीटा लेस देन म्यू इंटू n हो जाएगा m प्लस m g cos थीटा, m प्लस m उड़ा दीजिए, g भी उड़ा दीजिए, म्यू ग्रेटर देन tan थीटा, म्यू ग्रेटर देन tan 37 3/4, म्यू मिनिमम